नमस्कार दोस्तों, वे सभी विद्यार्थी जिनके पास सब्जेक्ट कोड BHIC 101 है, तो उनके लिए इस वीडियो में हम असाइनमेंट के क्वेश्चन और उनके आंसर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, ये असाइनमेंट किन स्टूडेंटों के लिए है। तो वे सभी विद्यार्थी जिनका जो सेशन है वो जनवरी 2024 है और उनके एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में हैं। तो ये असाइनमेंट सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है। दूसरी बात यह है कि इस असाइनमेंट को जो सबमिट करने की लास्ट डेट है आपकी, वो है 31 अक्टूबर 2024। यानी कि 31 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आप असाइनमेंट को कंप्लीट करके अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करेंगे। जब आप असाइनमेंट को सबमिट करेंगे तो वहाँ से रसीद अवश्य प्राप्त करें और एक फ़ोटो कॉपी भी असाइनमेंट की अपने पास रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, असाइनमेंट आपने बनाकर सबमिट कर दिया है, उसके बाद भी आपके रिजल्ट में नंबर अपडेट नहीं होते हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर आपके पास कुछ प्रूफ होने चाहिए जिसके बिहाफ पे आप जाके वहाँ पे क्लेम करेंगे और फिर आपके नंबर दोबारा से चढ़ेंगे। अब चलिए हम असाइनमेंट के क्वेश्चनों की बात करते हैं और उनके उत्तर किस प्रकार से लिखने, इस तरीके से बात करते हैं। तो देखो, असाइनमेंट की बात करें तो ये 3 भागों में विभाजित है। भाग 1 में 2 क्वेश्चन है, भाग 2 में 3 क्वेश्चन है और भाग 3 में छोटे छोटे 5 क्वेश्चन हैं। अब जो भाग 1 के क्वेश्चन हैं, ये आपको लगभग 500 शब्दों में इनके उत्तर देने ही देने हैं और 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि पूरा तत्व विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो अतीत को समझने के लिए भौतिक सामग्री का अध्ययन कराती है। यानी कि जो पुरातत्व विज्ञान है वो क्या है, वो ज्ञान की एक शाखा है जो अतीत को समझने के लिए भौतिक सामग्री का अध्ययन कराती है। अब इस प्रश्न का उत्तर आप कहाँ से लिखेंगे, तो देखो, इस प्रश्न के उत्तर के लिए अगर आपके पास अपनी किताब है तो ठीक है, वरना हम टेलीग्राम में ये PDF अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से जाके इस आंसर को लिख सकते हैं। तो जब आप किताब में जाएंगे तो पहले ही चैप्टर में पूरा तत्व के बारे में बताया गया और आप क्वेश्चन की लाइन देखिए, यहाँ से बनी है कि पूरा तत्व के द्वारा अतीत को समझने के लिए भौतिक सामग्री का अध्ययन किया जाता है। बस इसी चीज़ को समझाना है आपको। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, यहाँ पर पूरा मैंने ये आंसर है यहाँ पर कि पूरा तत्व के द्वारा हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को समझते हैं। देखो, पूरा तत्व के विज्ञान के माध्यम से क्या होता है, जो पुरातात्विक होते हैं वो जमीन के नीचे खुदाई कार्य करवाते हैं और वहाँ पर उन्हें जो भी सामान मिलता है उसके आधार पर इतिहास का वो पुनर्निर्माण करते हैं। तो यहाँ से तो उन्हें खुदाई के दौरान क्या है, मूर्तें मिलती हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं, घर के अवशेष मिलते हैं, मंदिर के अवशेष मिलते हैं, अनाज, सिक्के, मोहर, शिलालेख, ये सब वो अवशेष हैं जो पुरातत्व विज्ञान की विषय वस्तु के रूप में हमारे सामने हैं। यानी कि अगर हमें हिस्ट्री को समझना है तो पुरातत्व विज्ञान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, जहाँ बड़े पैमाने पर खुदाई कार्य किए जाते हैं। खुदाई कार्य के दौरान बहुत सारे सामान मिलते हैं, मूर्तें मिलती हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं, घर के अवशेष भी मिलते हैं, मंदिरों के अवशेष भी मिलते हैं। भारत में देखा जाए तो हड़प्पा की जो खुदाई कार्य हुए उससे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चल पाया है। तो यहाँ से आप पुरातत्व के बारे में लिखना शुरू करेंगे। फिर ऐसे कुछ ये फिगर जो है इनके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आप, अगर आपके पास बुक है। बुक नहीं है तो मैं ये PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। तो ऐसे अपनी एक दो यहाँ पर इस प्रकार की पिक भी लगा सकते हैं, तो आपका असाइनमेंट और भी ज़्यादा क्रिएटिव होगा। आप बाहर से जब असाइनमेंट खरीदते हैं तो उसमें ऐसी कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं होती है, तो नंबर भी उसमें अच्छे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे और कुछ चित्र 2-4 इसमें से चिपका देंगे। फिर उसके बाद सिक्कों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पर, और फिर इसी तरीके से शिलालेखों के बारे में भी बताएंगे। तो अगर हम बात करें सिक्कों के अध्ययन की, तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा बहुत आप बीच में छोड़ भी सकते हैं जो इंपॉर्टेंट लाइनें ना हो, बाकी तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं। 500 शब्दों में आपको आंसर देना है। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे तो आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। फिर थोड़ा सा शिलालेख के बारे में बताएंगे। शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है और यहाँ पर ही आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। पहले उसको अच्छे से लिखेंगे और सामने उससे रिलेटेड जो यहाँ पर फिगर मैंने बताई हैं, इन फिगर को आप वहाँ पर चिपका देंगे प्रिंट निकलवा के। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि पूरा पाषाण कालीन पाषाण कला और प्रथाओं पर एक निबंध लिखिए। यानी कि पूरा पाषाण काल के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो वापस से इस PDF में जब जाएंगे आप, जहाँ से पहला क्वेश्चन खत्म होता है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर शुरू होगा। यहाँ पर तो भारतीय पुरा पाषाण काल की जब आप बात करोगे तो भारतीय पुरा पाषाण काल को सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है। एक निम्न पुरा पाषाण काल, एक मध्य पुरा पाषाण काल और एक उच्च पुरा पाषाण काल। फिर जब आप निम्न पुरा पाषाण काल में जाओगे तो वहाँ पर फिर से इसमें 2 सांस्कृतिक परंपराएं हैं, एक सोहनियन और एक भारतीय प्रायद्वीप कुल्हाड़ी विदारक परंपरा। फिर इसके बारे में आप यहाँ से लिखोगे, ठीक है। इसमें पॉइंट्स ज़्यादा बने हुए हैं, चीज़ों को थोड़ा बहुत आप छोड़ भी सकते हो। जैसे यहाँ पर ये सोहनियन सांस्कृतिक परंपरा के बारे में बताओगे, ये मैप चाहो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। ये स्टोन चाहो तो आप लगा सकते हो, सारे लगाने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 आप
फिगर लगा दोगे, मोर देन इनफ है। अब जैसे यहाँ पर निम्न पुरा पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, तो यहाँ पर 7-8 पॉइंट बने हुए हैं, 10 पॉइंट लगभग बने हुए हैं। आप इनमें से कोई से भी 4 पॉइंट लिख देना बस, पूरे पूरे के 10 लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि फिर बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। और सारे फिगर लगाने की भी जरूरत नहीं है, केवल आप 4 से 5 फिगर लगाएंगे। फिर ऐसी मध्य पूरा पाषाण काल संस्कृति की हेडिंग बनाओगे, फिर उनके बारे में 2-4 लाइन लिख दोगे जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, उसके बारे में उनसे रिलेटेड थोड़ी सी जगह के बारे में आप बता दोगे, फिर एक उसका फिगर लगा दोगे। इसी तरीके से मध्य पूरा पाषाण काल के स्तर यहाँ पर 8-9 दिए हैं, इनमें से 2-4 आप लिख दोगे। इसी प्रकार से उच्च पूरा पाषाण काल की संस्कृति को आप डिफाइन करोगे। उस डिफाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो जगह के नाम है, उससे रिलेटेड जो फिगर है, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप चाहो तो इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगले जो क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको 250 शब्दों में देने हैं, और इनके नंबर होंगे 10-10 नंबर। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रारंभिक वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दशाओं की चर्चा कीजिए। तो वैदिक काल के आपके कोर्स में 2 चैप्टर हैं। तो वैदिक काल का जो पहला वाला चैप्टर है, उसमें वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सबके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर पहले आप सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताएंगे कि प्रारंभिक वैदिक समाज कबीलाई समाज था, जातीय संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे, ठीक है। कबीलों के लिए जन शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में बहुत सारे कबीलों का उल्लेख किया गया है। इनके आपस में संघर्ष भी होते थे, जैसे कि एक युद्ध है दशराज युद्ध, तो इनके बारे में आप इस तरीके से बताओगे। तो समाज के बारे में आप यहाँ से लिखोगे, ये सारी सामाजिक व्यवस्था में चीज़ें लिखोगे आप, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है उसे तो आप लिखेंगे। इसी प्रकार से वैदिक काल का जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो वैदिक काल के बारे में हमें ऋग्वेद से पता चलता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से पता चलता है, जबकि सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। तो इसमें बताया गया राजनीतिक व्यवस्था में राजा हमेशा युद्ध करते रहते थे, कबीलों के बीच में युद्ध होते रहते थे, कबीलाओं के बीच में संघर्ष होते रहते थे, और युद्ध के लिए वो एक सेना की तैयारी भी करते थे। इसके अलावा सभाओं के लिए गढ़, विधाता, सभा, समिति जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। ये तमाम चीज़ें आप लिखोगे। फिर ऐसी धार्मिक व्यवस्था के बारे में लिखोगे, यहाँ पर पूरा धार्मिक व्यवस्था की हेडिंग टू हेडिंग सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे असाइनमेंट में वो ये है कि षट दर्शन की प्रणाली को समझाइए। तो जैसे कि आप PDF में देखेंगे, यहाँ पर षट दर्शन की 6 प्रणालियाँ हैं। इन 6 की 6 प्रणालियों को यहाँ पर वर्णन किया गया। इसमें आप कुछ नहीं छोड़ सकते। 6 प्रणालियों की हेडिंग डालोगे कि सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशेषिक। फिर इन सबको यहाँ पर आप ऐसे डिफाइन करोगे। ये सारी हेडिंग के साथ यहाँ पर क्या है, डिफाइन है। इसे आप ऐसा कैसे लिख दोगे, इसमें किसी फिगर की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो इसे शेयर भी ज़रूर करना, PDF आपको दे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण संस्कृतियों पर एक निबंध लिखिए। तो ताम्रपाषाण संस्कृति पे जब आप निबंध लिखोगे तो यहाँ पर इस PDF में इसके बारे में पूरा यहाँ ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में है। आप यहाँ से ताम्रपाषाण संस्कृति का ये मैप है, ये उसका फिगर है, और ये चीज़ आप यहाँ से ऐसे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, अब 6 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, इनको आपको 100 शब्दों में आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गंगा घाटी में शहरीकरण कैसे हुआ। तो देखो यहाँ पर बताया गया गंगा घाटी में महाजनपदों का उदय किस प्रकार से हुआ, ठीक है। 6वीं शताब्दी BCE तक भारत के ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब में कृषि आधारित समाज स्थापित हो चुका था। भारी वर्षा और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का ये क्षेत्र था, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती अच्छी होती थी। खेती की वजह से व्यापार शुरू हुआ, व्यापार की वजह से शहरीकरण की शुरुआत हो गई। तो यहाँ पे इसके बारे में आप लिखोगे। छोटे छोटे आंसर हैं, ज़्यादा बड़ा इनके अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताइए। तो यहाँ से आप प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के बारे में बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि मगध के उदय के कारण बताइए, यानी कि 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था। तो ये पूरा आंसर है मगध के शक्तिशाली होने का। 5 पॉइंट आपको लिख देना है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का धम्म बताइए। तो यहाँ पर अशोक के धम्म के विचार लिखे हुए हैं कि अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांत में अहिंसा पर बल दिया है, कल्याणकारी कार्यों पर बल दिया है, और उसके 13वें शिलालेख से हमें इसके बारे में पता चलता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जल विज्ञान के बारे में बताइए। तो प्राचीन भारत में जल विज्ञान के बारे में आप यहाँ से ये पैराग्राफ 2 लिख देंगे। आशा चीज़ें आपके लिए ज़रूर मूल्यवान रही होंगी।
आप इस तरीके से आप अपने असाइनमेंट को बना सकते हो। आपको कहीं बाहर इसके लिए एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह कि असाइनमेंट बनाते हुए जब आप पढ़ते हो तो आपके एग्ज़ाम की भी तैयारी यहीं से हो जाती है। इस कोड की कुछ किताबें, कुछ चैप्टर जो है मैंने अपलोड कर रखे हैं, जो बाकी बच्चे चैप्टर हैं वो भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।